नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के देहरादून से बड़ी खबर है। नागालैंड में शहीद हुए गोरखा राइफल के जवान प्रदीप थापा का अंतिम संस्कार आज होगा। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर धामी ने घर जाकर प्रदीप थापा को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के अनारवाला के रहने वाले थे हवलदार प्रदीप थापा। देहरादून में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। प्रदीप थापा को श्रद्धांजलि दी। उनके आवास पर पहुंचे अनारवाला के रहने वाले थे हवलदार प्रदीप थापा। सीएम पुष्कर धामी ने घर जाकर प्रदीप थापा को श्रद्धांजलि दी। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नागालैंड में शहीद हुए गोरखा राइफल के जवान प्रदीप थापा का आज अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उनके घर पहुंचे। देहरादून के अनारवाला में उनका घर है और भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है सीधे। भारती, कितनी बजे अंतिम संस्कार होना है और कौन कौन लोग उसमें शामिल हो रहे हैं? घर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस वक्त टपकेश्वर में उनके पार्थिव शरीर को यहां लाया गया है। मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार यहाँ पर होगा टपकेश्वर के। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। अनुपम, नागालैंड में 1/3 गोरखा राइफल के हवलदार रहे हैं प्रदीप थापा और उनका यहाँ पर वो शहीद हो गए अपनी ड्यूटी के दौरान। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सैनिक कल्याण मंत्री ड्यूटी के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे घर पर और यहां उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और इस वक्त ये अंतिम संस्कार के लिए उनकी पार्थिव शरीर को यहां पर लाया गया है और राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही है। अनुपम, बिल्कुल भारती, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री धामी का रुड़की का दौरा है। आज झबरेड़ा विधानसभा के दौरे पर रहेंगे सीएम। कृषि मेला कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री को करना है। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीएसपी ने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हरिद्वार जिले में 7 कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। 2 पूर्व विधायकों को टिकट दिया गया है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र राकेश के भाई सुबोध राकेश को भी बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। खानपुर से चौधरी रविंद्र पनियाला, बंगलौर से सरबत करीम अंसारी को टिकट दिया गया है। जबरेड़ा से आदित्य ब्रिजपाल, भगवानपुर से सुबोध राकेश, लक्सर से मोहम्मद शहजाद को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। कलियर से सुरेंद्र सैनी, हरिद्वार ग्रामीण से दर्शन लाल शर्मा बीएसपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार में हुए धर्म संसद विवाद के मामले में अब एसआईटी जांच करेगी। डीआईजी गढ़वाल ने इस पूरे मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। मुस्लिम समुदाय की मांग के बाद यह फैसला लिया गया है। देहरादून में कल प्रदर्शन में रखी गई थी मांग, तो डीआईजी गढ़वाल ने एसआईटी जांच के आदेश इस पूरे मसले में दे दिए हैं। हरिद्वार में धर्म संसद के विवाद का ये पूरा मामला है। इसमें अब एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। मुस्लिम समुदाय की मांग के बाद यहां पर यह फैसला लिया गया है। धर्म संसद विवाद मामले में बड़ी खबर। यहां पर एसआईटी अब पूरे मामले की जांच करेगी। डीआईजी गढ़वाल ने एसआईटी जांच के आदेश यहां पर दिए हैं। मुस्लिम समुदाय की मांग के बाद यह फैसला किया गया है। देहरादून में कल प्रदर्शन में यहां पर इस बात को कहा गया था। और इस वक्त बड़ी खबर नैनीताल से है, जहां पर जवाहर नवोदय स्कूल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 85 छात्र वहां पर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पिछले दिनों 11 छात्र कोविड पॉजिटिव मिले थे। जांच के लिए भेजे गए 496 सैंपल। संक्रमित बच्चों को स्कूल में फिलहाल आइसोलेट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त 85 छात्र वहां पर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जांच के लिए 496 सैंपल भेजे गए थे और 85 छात्र वहां पर पॉजिटिव निकले हैं, जिनको आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर निगरानी काफी बढ़ा दी है।
वहीं देहरादून से खबर आ रही है, ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए पेशेंट वहां पर मिले हैं। 3 देहरादून, वहीं एक अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है। 21 दिसंबर को ऋषिकेश आने पर सैंपल लिया गया था। बता दें कि 3 देहरादून और एक अहमदाबाद के युवक में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इनके संपर्क में आई एक 15 साल की लड़की भी संक्रमित हुई है। तो प्रदेश में कोरोना के 118 नए केस यहां पर उत्तराखंड में सामने आए हैं। विकासनगर में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल होंगे। कुमाऊं मंडल में 4 जनवरी को खटीमा में इसका समापन होगा। समापन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। गढ़वाल मंडल में यात्रा 6 जनवरी को उत्तरकाशी में इसका समापन हो। समापन पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2022 के चुनावी समर में कांग्रेस भी लगातार लोगों से संपर्क करने में जुटी है और मुद्दों को उठा रही है। वहीं अब कांग्रेस ने चुनाव का थीम स्लोगन जारी किया है और स्लोगन दिया है, उत्तराखंडियत बचाओ, भाजपा हराओ। कांग्रेस का कहना है कि हम इसी स्लोगन के साथ जनता के बीच जाएंगे। वहीं बीजेपी ने स्लोगन पर कटाक्ष करने में देर नहीं लगाई और कहा कि हरीश रावत कौन सी उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। इसमें हरीश रावत सीएम रहते हुए मां की कसम खाकर अपनी सरकार को बचाने के लिए राज्य का सौदा कर रहे थे। बीजेपी ने कहा कि क्या हरीश रावत फिर उसी उत्तराखंडियत को लौटाना चाहते हैं। यह है कि अब हमारा जो चुनाव का थीम स्लोगन होगा वो होगा उत्तराखंडियत बचाओ, भाजपा हराओ, और उसके साथ हम महंगाई घटाओ, भाजपा हराओ। पूछना चाहता हूं कि कौन सी उत्तराखंडियत है जिसमें हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए एक वीडियो में कह रहे हैं कि मां की कसम खाता हूं, मैं अपनी मां की कसम खा रहे हूं कि मेरी सरकार को बचा दो और मैं आपको ये रकम 29 तारीख को दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में ऊपरी तौर पर भले ही सब कुछ शांत दिख रहा हो, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ पक भी रहा है। फिर चाहे देहरादून की रायपुर सीट हो, नैनीताल की भीमताल या फिर पौड़ी जिले की लैंसडाउन सीट, जहां पर अंदरूनी गुटबाजी ने पार्टी की मुश्किलों को काफी बढ़ा दिया है। ये कोई आम जगह नहीं है और ना ही कोई आम प्रदर्शनकारी है। ये रायपुर विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता हैं और जगह है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय, जो क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साए कार्यकर्ता चुनाव में परिणाम भुगतने तक की धमकी दे रहे हैं। ये है लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत। दिलीप रावत ने पिछले कुछ दिनों से मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दरअसल चर्चा है कि हरक सिंह लैंसडाउन से अपनी बहू को पार्टी का टिकट दिलाना चाहते हैं। वहीं दिलीप रावत काम में रोड़ा अटकाने का आरोप भी लगाते रहे हैं। रायपुर विधानसभा के अंदर पिछले 5 साल से कुछ भी सही नहीं चल रहा है। पुरानी जो पार्टी की जो रीढ़ है पार्टी संगठन की, उनकी कहीं भी सुनी नहीं जा रही है। और आगे 2022 में अगर यही स्थिति पीछे से जैसे चली आ रही है, अगर आगे बनी रहेगी तो पार्टी को इसका बड़ा नुकसान होगा। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात करी है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में एक विद्युत वितरण खंड का कार्यालय मैंने खुलवाया था और उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी 12 तारीख को किया था। लेकिन 20 दिन के बाद भी वहाँ पर कोई अधिकारी नियुक्त नहीं करना, कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं करना, और मेरे बार बार कहने पर एमडी ने कोई व्यवस्था नहीं करी। तो मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक दबाव के कारण जो है ये काम नहीं किया जा रहा। भीमताल सीट पर भी पार्टी संगठन में घमासान मचा हुआ है। निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा के पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी टिकट की आस लगाए बैठे नेता गुस्से में हैं। पार्टी का कहना है कि कोई भी कार्यकर्ता अपनी बॉर्डर लाइन क्रॉस ना करे, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की कभी कभी जो भावना होती है वो भावना ये सही है कि प्रदर्शित होती है अगर कुछ उनके मन में है, लेकिन बॉर्डर लाइन से ज़्यादा ना जाए, ऐसा कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना है। और इस प्रकार हम सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं।
लैंसडाउन, रायपुर, भीमताल में तो कार्यकर्ताओं ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है, लेकिन लालकुआ, कर्णप्रयाग, नरेंद्र नगर, कैंट, पुरोला, यमुनोत्री, गंगोत्री जैसी सीटों पर भी पार्टी के भीतर घमासान कुछ कम नहीं है। इन सीटों पर कई दावेदार मैदान में हैं, जो बीजेपी के चुनाव रथ की राह में रोड़ा बन सकते हैं। देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 2022 का चुनाव रीजनल पार्टीज के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। एक तरफ जहां प्रदेश की सबसे पुरानी पार्टी यूकेडी का भविष्य दांव पर है, वहीं बीएसपी, सपा और आम आदमी पार्टी के भी ये चुनाव अहम होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी साल 2022 कई मायनों में खास है। एक तो प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी लड़ाई दिखेगी, तो वहीं क्षेत्रीय दलों को भी अपनी राजनीतिक भविष्य को बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। प्रदेश की सबसे पुरानी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल जहां नए जोश और यूथ के दम पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी दंगल में है। ऐसे में 2022 की चुनावी जंग कई पार्टियों का राजनीतिक भविष्य तय करने जा रही है। बसपा सरीखी पार्टियां भी इस बार जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और यूकेडी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। उत्तराखंड क्रांति दल इस समय राजनीतिक रूप से सभी राष्ट्रीय दलों से भी आगे चल रहा है। हम लोगों ने अपने 16 कैंडिडेटों की घोषणा भी कर दी है, साथ साथ अपना जो मैनिफेस्टो उसको भी जारी कर दिया है। लगातार हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं और इस समय परिदृश्य बिल्कुल भिन्न है। एक तो राष्ट्रीय दलों के खिलाफ लोगों का मन बना हुआ है। आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा पे हम बहुत दमखम के साथ लड़ेंगे और हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि परसों हमारे 2 प्रोग्राम थे दोनों विधानसभाओं में, आपको दिखा दिया होगा जनता ने। मतलब हमारा जो कार्य है वो ग्राउंड उस पे चल रहा है। ये नहीं कि हमारे पास दिखावा करते हैं हम लोग दिखावा करने पे विश्वास नहीं करते। राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि इस बार की जंग में तय हो जाएगा कि क्षेत्रीय दलों का प्रदेश में क्या अस्तित्व है, क्योंकि इनका पिछला पुराना ट्रैक रिकॉर्ड प्रदेश में कुछ खास नहीं रहा है। का एक ठीक ठाक बेस था उस समय, इनका एक जैसे कहते हैं कि जमीनी वोटर भी था इन लोगों का। लेकिन जैसे जैसे राज्य आगे बढ़ता गया, चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ते चले गए, तो इनका जो जमीनी जो वोट था वो खत्म होता चला गया। आप पिछले चुनाव उठा के देख लें विधानसभा के, तो आपको यूकेडी वहाँ कहीं नजर नहीं आएगी, आपको बहुजन समाज पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। कई पार्टियों का वोट परसेंटेज लगातार नीचे खिसक गया है। वहीं इस बार ये पार्टियां अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। ऐसे में 2022 की जंग कई दलों के लिए करो या मरो की स्थिति जैसी होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। बागेश्वर से खबर है, जहां पर ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप ने ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले को एक बार फिर फीका कर दिया है। जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मेले का आयोजन एक सप्ताह न कराकर केवल 3 दिन ही आयोजित करने का फैसला लिया गया। मेले में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों के आने पर प्रतिबंध होगा। वहीं बाहरी प्रदेश के कलाकारों को भी इस मेले में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। और सभी ने अपना अपना जो पक्ष है वो यहाँ पे रखा और उसी के बेसिस पे जो है हमने ये आज यहाँ पे निर्णय हुआ है कंसेंसस से कि यहाँ पे जो मेला है वो होना चाहिए। और क्योंकि ओमिक्रॉन की भी यहाँ पे परिस्थितियाँ बनी हुई है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि इस बार हम सिर्फ 3 दिन का यहाँ पे मेला करेंगे। बीते कुछ सालों की तुलना में उत्तराखंड में क्राइम का ग्राफ 2021 में 10% बढ़ा है, जिसमें साइबर और ड्रग्स के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। वहीं डीजीपी का कहना है कि पुलिस लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है और लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर जिले में साइबर थाना और ड्रग्स के लिए विशेष टीम बनेगी। पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाना है, संवेदनशील बनाना है, आधुनिक बनाना है, स्ट्रिक्ट भी बनाना है, क्रिमिनल्स पे शिकंजा कसना है। वो सारी योजनाएं हमारी जारी रहेंगी और अभी चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना है। ये सारे हमारी चुनौतियां हैं। साइबर क्राइम, ड्रग्स, ट्रैफिक पहले से हमने लिया हुआ है, उन पे और आगे काम करना है। कुमाऊं मंडल में साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। एक साल में कुमाऊं मंडल में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम की 845 शिकायतें आई।
और 106 मामलों में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें सबसे अधिक यूपीआई संबंधी फ्रॉड की 736 शिकायतें शामिल हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग के 85, नौकरी के नाम पर ठगी के 7 मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पीड़ितों के खातों में 62,54,000 रुपए वापस कराए हैं। पुलिस ने लोगों से अपनी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने की अपील की है। 1 जनवरी 2021 को हमारा थाना अस्तित्व में आया था। तब से लेकर अब तक 845 मामले साइबर ठगी के हमारे पास आए हैं जो रजिस्टर हुए हैं। इसमें हम लोगों ने करीब अभी तक 62 लाख रुपए की धनराशि पब्लिक को वापस कराई है। ज़्यादातर मामलों में जल्दबाजी में और अज्ञानतावश साइबर क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लोगों से हम यही अपील करते हैं कि किसी भी लिंक को, किसी भी चीज़ को वेरीफाई जरूर कर लें, उसके बाद ही किसी पर भरोसा करें। पिछले 2 साल में कोरोना के चलते 50,000 से अधिक प्रवासी अपने गांव को लौटे, लेकिन हालात सामान्य होते ही हजारों की संख्या में लोग पलायन कर गए। देखिए रिपोर्ट। प्रवासियों के रोजगार को लेकर पिछले 2 साल खूब चर्चाओं में रहे, लेकिन जब जिले में मतदाता सूची बनी तो पता चला कि सभी प्रवासी वापस अपनी रोजी रोटी के लिए मैदान का रुख कर चुके हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अपने तर्क दे रहा है कि उनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जनपद में जिनके नाम ऑलरेडी मतदाता सूची में हैं। वो यदि किसी काम से गांव के बाहर रहते हैं या किसी वजह से गांव के बाहर चले गए हैं, परंतु उनका घर, उनका मकान, उनका परिवार गांव में ही रहता है, तो उनके नाम मतदाता सूची से नहीं कटे हैं। उनमें प्रवासियों की संख्या भी है जो किसी काम इत्यादि की वजह से बाहर रहते थे। विपक्ष में बैठी कांग्रेस को इस सूची पर राजनीति करने का मौका मिल गया है और कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने प्रवासियों के लिए जो प्रचार प्रसार किया था उन्हें कुछ नहीं मिला, अब वो वापस लौट गए हैं। राज्य की सरकार ने उनके साथ छल किया, धोखा किया। किसी तरह के रोजगार उपलब्ध न होने के कारण उसमें से 90 और 90% लोग फिर अपनी ज़िंदगी की, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए देश के दूसरे अंचलों में चले गए। एक तरफ से वो प्रवासी भाइयों के साथ राज्य की सरकार ने छल किया, कपट भी किया। पहाड़ों से रोजगार सहित मूलभूत सुविधाओं के लिए साल दर साल पलायन हो रहा है। पिछले कई सालों से 96 राजस्व गांव तो ऐसे हैं जहां कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। अगर हालात नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब सैकड़ों की संख्या में गांव वीरान होंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए शुरू होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस साल से लागू होगी नई शिक्षा नीति। पौड़ी में बढ़ते कोरोना केस ने स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ा दी है। सीएमओ ने कहा कोरोना से निपटने की पूरी है तैयारी। न्यूज़ हेडलाइंस के